नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाल ही में 15 अगस्त बीता है, राखी का त्यौहार आने वाला है। 15 अगस्त को हम आज़ादी का दिन मानते हैं, स्वतंत्रता दिवस। हर साल एक नया साल हमारी आज़ादी में जुड़ जाता है। इस बार हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। राखी के त्यौहार पे हम सब जानते हैं भाई बहन के प्यार का त्यौहार होता है। हम सब ये भी जानते हैं कि जितने ब्रदर्स हैं वो अपनी सिस्टर्स पर जान न्यौछावर करने की बात करते हैं। लेकिन इन दो दिनों के बीच में जो कुछ हमारे देश में इन दिनों चल रहा है, क्या वाकई में हम और आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश की बहनें, सिस्टर्स, डॉक्टर्स सुरक्षित हैं? कोलकाता में 9 अगस्त को जो कुछ हुआ, उसके बाद से लेकर आज तक डॉक्टरों में, और ख़ासकर उन डॉक्टरों में जो बिल्कुल नए नवेले डॉक्टर बने हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन को लेकर उनके अंदर ऊहापोह की स्थिति है। आज यहाँ पर एनडीटीवी के इस न्यूज़ रूम में हमने दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद और आसपास के तमाम डॉक्टर्स को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ज़रिए इकट्ठा किया, सबको यहाँ बुलाया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन सब के पास अपनी अपनी बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन जो कुछ कोलकाता में उस डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ, वो सोचकर, उस विभत्स कांड के बारे में इमेजिन कर रूह कांप जाती है। लगता ही नहीं कि हम आज आज़ादी के 78वें साल में हैं। ऐसा लग रहा है कि हम आज़ादी के पिछले 78 साल चले गए हैं। जिस तरह से जो कुछ इस देश में आज भी बहन बेटियों और अपनी बच्चियों के साथ हमको झेलना पड़ रहा है। शुरुआत करना चाहूँगा और आप तमाम लोगों का स्वागत है ये कहते हुए कि हम इस प्रोग्राम का नाम रख रहे हैं सिस्टर्स पर अत्याचार कब तक। और सिस्टर का कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बिटिया जो थी, जो अब हमारे बीच नहीं है, कोलकाता की वो होनहार लड़की, वो डॉक्टर थी। पर क्योंकि राखी का त्यौहार है और हम सब बहनों से बड़े बड़े वादे करते हैं, तो क्या हम उन वादों पर खरे उतर पाए हैं? तो आइए देखते हैं हमारी विशेष पेशकश, सिस्टर्स पर अत्याचार कब तक। मैं जिस प्रोफेशन में घुसने जा रही हूँ, लोगों को बचाने के लिए क्या कोई मुझे बचा पाएगा? मेरे पेरेंट्स क्या अब मेरा एडमिशन ये देख के कराएं कि मैं जहाँ जाऊँ, मैं जहाँ कदम रखूँ, वो कैंपस में मैं सेफ रहूँगी या नहीं रहूँगी? एजुकेशनल पैरामीटर्स को छोड़ के मेरी सेफ्टी देखना चाहते हैं अब वो। ऐसे प्रोफेशन में कदम रखते हुए बहुत घबराहट भी होती है। बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का। हम अपनी वर्क स्पेस में भी सेफ नहीं हैं। तो अब हमारे माँ बाप रात भर जागते रहे कि नाइट ड्यूटी में है, हॉस्पिटल में है, लेकिन वहाँ पे भी पता नहीं सेफ है या नहीं है। हम सब बहनें राखी भेजेंगी पीओएम ऑफिस, और हम सिर्फ आपसे एक ही उसकी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी डिमांड ये है कि हमारी रक्षा करें। आपको याद होगा 12 साल पहले की वो दिल्ली की निर्भया की घटना। 16 दिसंबर की वो ख़तरनाक रात थी, सर्दी का मौसम था। 16 दिसंबर 2012 को जब आप पीछे अपने आप को फ्लैशबैक में ले जाते हैं, तो हमको वो घटना याद आती है कि ये बच्ची जो आज कोलकाता में 9 अगस्त को जिसकी जान चली गई, वो उस वक्त 18-19 साल की लड़की रही होगी। डॉक्टर बनने का सपना देख रही होगी। उसके भी बहुत सारे सपने रहे होंगे। उसने सोचा होगा कि अब तो देश में कड़ा कानून बन गया है निर्भया के उस कांड के बाद, अब मैं सुरक्षित हो गई हूँ। अब मेरे साथ मेरी जितनी भी दोस्त हैं, जितनी भी सहेलियाँ हैं, अब खुलकर हवा में सांस ले सकती हैं। उसको क्या पता था कि 12 साल के बाद उसको भी उन्हीं चीज़ों से जूझना पड़ेगा जिस चीज़ से 12 साल पहले निर्भया जूझी थी। हम सब इसी समाज में रहते हैं और हम सबको शर्म आती है कि आज भी हम अपने देश की बच्चियों को, छोटे छोटे यंगस्टर्स को, उनको सुरक्षित महसूस नहीं कर पाए हैं। शुरुआत करना चाहते हैं उसी घटना को याद करते हुए। मेरे साथ डॉक्टर शालिनी है। डॉक्टर शालिनी, मैं पहला कमेंट आप ही का चाहता हूँ। जो कुछ कोलकाता में हुआ, कोलकाता की उस बिटिया के साथ, डॉक्टर बिटिया के साथ, जब आपने सुना तो क्या मन पे बीती, क्या लगा आपको? थैंक यू। सन रह गई मैं ये सुनकर, जब उसकी डिटेल्स एक एक करके और हमारे सामने आने लगी। आपने जिक्र किया निर्भया के कांड का। ऐसा नहीं है कि तब से लेकर आज ही सिर्फ दूसरा कांड है। हर आए दिन कभी मेडिकल प्रोफेशन में, कभी किसी और प्रोफेशन की लड़कियों के ऊपर होने वाले अत्याचार हमारे सामने आते रहे हैं। लेकिन फिर
दोबारा इतनी विभत्सता, इतनी घृणा, इतना गुस्सा किसी का आप सोचकर दंग रह जाते हैं, सुन रह जाते हैं। ख्याल आता है मुझे अपने साथ होने वाले समय का, जो मेरा समय बीता है। ख्याल आता है मुझे अपने साथ काम कर रही अपनी सहकर्मी डॉक्टर्स का, सिस्टर्स का, नर्सेस का, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ का। ख्याल आता है मुझे अपने साथ मेरी जूनियर लड़कियों का, जो कि अब इस प्रोफेशन में कदम रख रही हैं। अभी आजकल में ही नीट का काउंसलिंग चल रही है, नीट की, आप जानते ही होंगे। आपको लगता है नीट की काउंसलिंग में जाने वाले माँ बाप जो अपनी लड़कियों का हाथ पकड़कर उनको काउंसलिंग के लिए लेके जा रहे हैं आज, उनके कदम नहीं डगमगाएंगे? वो नहीं सोचेंगे कि क्या हम अपनी बच्ची को सही रास्ते पे लेकर जा रहे हैं या नहीं? तो शब्द ही नहीं है मेरे पास इससे अलावा इसको कुछ कहने के लिए। आपने नीट का जिक्र किया, मेरे साथ कुछ यंग स्टूडेंट्स भी हैं जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं। मैं इनफैक्ट आप ही के पास आना चाहूँगा बेटा, आपसे पूछना चाहूँगा जो बात डॉक्टर शालिनी ने कही, क्या आपको चिंता होती है? क्या आपके मन में सेकंड थॉट्स आते हैं डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है? बहुत चिंता होती है। सेकंड थॉट्स इस चीज़ के भी आते हैं कि क्या मैं जिस प्रोफेशन में घुसने जा रही हूँ, लोगों को बचाने के लिए क्या कोई मुझे बचा पाएगा? मेरे पेरेंट्स क्या अब मेरा एडमिशन ये देख के कराएं कि मैं जहाँ जाऊँ, मैं जहाँ कदम रखूँ, वो कैंपस में मैं सेफ रहूँगी या नहीं रहूँगी? एजुकेशनल पैरामीटर्स को छोड़ के मेरी सेफ्टी देखना चाहते हैं अब वो। ऐसे प्रोफेशन में कदम रखते हुए बहुत घबराहट भी होती है। बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का। बच्चा संभालो अपने आप को, टेक अ डीप ब्रेथ, पानी पियो। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आई और अपने मन की बात बोल रही हैं। हौसला रखिए, मैं लौटता हूँ आपके पास। प्लीज़ प्लीज़, सुरक्षित हैं आप। ये दिक्कत है, बच्चियों के मन में क्या बीत रही है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। आपके सामने कैमरे के सामने कैमरे की नज़र कभी गलत नहीं होती। राजीव, डॉक्टर राजीव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये माइक मैं चाहूँगा आप पकड़ें। अगर मैं स्पेसिफिकली 9 अगस्त की बात करूं, हमने सबने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, हमने वो तस्वीरें देखी जो हम नहीं दिखा सकते हैं, जो बहुत ही विभत्स, बहुत ही दर्दनाक हैं। क्या लगता है कि वो एक व्यक्ति रहा होगा? नहीं, एकदम डेफिनेटली नहीं सुमित जी। अगर आप इसको पूरी चीज़ों को देखें ना, तो निर्भया 1 में कई लोग काउंटर ब्लेम किए थे कि लड़की रात में क्यों घूम रही थी, बस में क्यों घूम रही थी। तो अभी भी अगर कुछ होता है ना, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में यही आता है कि शॉर्ट ड्रेस में, शराब पी रही थी, डांस बार में थी, रात में क्या घूमने की ज़रूरत थी। ये बंदी जो हमारी बंदी जो जिसके साथ ये हुआ है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी और उसका दूसरा घर वो है, हमारा दूसरा घर हमारा अस्पताल ही होता है, वहाँ पे थी। और जिस तरीके से सोकल प्लान करके किया गया है और जो पीएम रिपोर्ट्स है, अगर आप ऊपर से नीचे जाएं तो शायद पूरा बोलना भी मुनासिब नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये 1 साल का एक इंजरी मान के चलिए, उसको कम से कम 9 से 10 इंजरी है। उसको ऊपर से शुरू करते हैं कि आपका ये एक कंकड़ जाता है आँख में तो आँख लाल हो जाती है और फिर आपको देखा नहीं जाता। वो पूरा कांच ग्लास का उसके अंदर डाल देना, फेस पे, नेक पे इतनी ब्रुटैलिटी से मारना। वो राइट रिंग फिंगर में शायद वो उसकी शादी होती तो वहाँ पे शादी के इंगेजमेंट की रिंग आती, उसको तोड़ दिया गया था। उसकी बाएं पैर की हड्डियाँ टेढ़ी थी तो शायद वो राइट हैंडेड होगा, जो भी था। पेल्विस सबसे ग्रूसम जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पेल्विस जो ये वाली कूल्हे की हड्डी है हमारी, वो 90 डिग्री दोनों तरफ जाना ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। वो भी एक यंग जवान लड़की थी, इतना पॉसिबल नहीं है कि उसको अनलेस ड्रग किया गया हो, पॉसिबल नहीं है कि दोनों पेल्विस तोड़ देना। तो ब्रुटैलिटी का एक लिमिट है। हमारे साथ फॉरेंसिक के डॉक्टर एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। जी। क्या लगता है कि एक आदमी का काम था जिस तरीके से उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ? तो जो फोटोग्राफ्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमारे सामने आई है, उसको देखकर तो विदाउट एनी डाउट, आई हैव कंडक्टेड मोर देन 1000 पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस। मैं लॉयर भी हूँ, तो हम पढ़ाते हैं MBBS स्टूडेंट्स को, और यही चीज़ पढ़ाते हैं कि जो इंजरीज़ हम देखते हैं विक्टिम पर, उससे ये पता लगाना पॉसिबल होना कि कैसे हुई हैं, कितनी देर हो गई और कितने असाइलेंट्स हो सकते हैं। तो इसमें विदाउट ए डाउट वी कैन से कि देयर वर मोर देन 2 पर्सन्स, बिकॉज ये एक सिंगल पर्सन का तो हो ही नहीं सकता।
बिकॉज देर आर ब्रूजेस ये दिखाते हैं कि ब्लंट फोर्स ट्रॉमा हुआ, यानी कि किसी ने उसको रेस्ट्रेन किया बॉडी को, और एब्रेजन्स हैं, ठीक है, और कुछ ग्रेज्ड एब्रेजन्स हैं इस तरह, और बहुत सारी ऐसी इंजरीज हैं आईज पर, फेस पर और नेक पार्ट्स, पूरी बॉडी पर। डिटेल्स में हम बात नहीं कर सकते हैं, बट उससे डेफिनेटली ये अपीयर होता है कि डेफिनेट 2 या मोर देन 2 पर्सन्स थे और काफ़ी देर तक दुष्कर्म होता रहा। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिस्कस की हुई हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा वीबत्स तो बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। बिल्कुल, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? सीमेन का वॉल्यूम मैं बोलना ये चाहता हूँ सुमित जी, जी, हमने निर्भया 1 की बात की, हम इसको निर्भया 2 मान रहे हैं। इन 12 वर्षों में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिन्होंने हमारे देश को झकझोरा, हमारे समाज को झकझोरा, और आज हमें याद नहीं है। इंटरवीन कर रहा हूँ जी। आप तो 12 सालों की बात कर रहे हैं, मैं पिछले 24 घंटों की बात कर रहा हूँ। 3 और घटनाएं घट गई हैं, जी, एक दिल्ली जी, में, एक उत्तराखंड में, एक कोयम्बटूर में, जी, और वो भी मेडिकल स्टाफ के साथ। कहीं पैरामेडिक स्टाफ है, कहीं डॉक्टर है। ऐसा लग रहा है कि लोग शहर में खुलेआम नरपिशाच घूम रहे हैं। और सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन की बात नहीं, क्या हम शक्ति मिल केस भूल गए? जो 22 साल की लड़की जो शक्ति मिल में अपना असाइनमेंट करने गई थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ, हम वो भूल गए? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए। एक लड़की जिसकी सिर्फ मोपेड खराब हो गई, और मोपेड खराब होने की वजह से हैदराबाद में वो रुकी, और रुकने के बाद लोग आ गए और शी वाज गैंगरेप्ड एंड देन बर्न्ट अलाइव। ये सारे वो इंसिडेंसेस हैं जिनको उस समय समाज में एकदम से हम लोगों को पीड़ा दी, सारा झकझोर दिया, पूरे देश को झकझोर दिया, और आज हम याद भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें नहीं मालूम उनमें से कितने कन्विक्शन हुए। मेरे ख्याल में शायद वो कन्विक्शन भी नहीं हुए। बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ, बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ के साथ वर्षों वर्ष हुए हैं, और इन चीज़ों को हम अपने दिमाग में आज अर्जित नहीं, अंकित नहीं कर पा रहे। क्या इसका कारण ये तो नहीं हुआ कि हमारे समाज ने इसे ये मान के चला है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, हमें एक्सेप्ट कर लिया है? क्या इनग्रेन्ड हो गई है हमारी लाइफ के अंदर ये चीज़ें? ये नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत यदि ये हो गया है कि ये चलता है, हाँ। ये होता है, जैसे कि राजीव ने बोला अभी कि लोग ये कहने लगते हैं कि भाई आप लोग किस तरीके से, लड़कियां इस तरह से चलती हैं, किस तरह लड़कियों को संभल के रहना चाहिए। हम कोई एक्ट ना करके हम लड़कियों को कन्विंस करते हैं कि तुम बच के रहो, क्योंकि ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो ऐसे ही होगा। बड़ा खतरनाक है। अब बच्चियां मेरे साथ हैं, और खासकर मैं आपके पास आना चाहूँगा। राजीव, माइक दे दीजिए। थैंक यू। आप मेडिकल में अपीयर होने वाली हैं, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने इस साल नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया था, एंड मेरे पेरेंट्स और मैं, हम सब यही सोच रहे हैं कि हम लोग काउंसलिंग में डालेंगे एंड आगे डॉक्टर बनने की तैयारी करेंगे। बट मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा यही बोला है कि वाई चूज़ डॉक्टर एज अ प्रोफेशन, बिकॉज द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट इन द सोसाइटी इज़ सो मच। बट अगर ऐसे रिस्पेक्ट मिल रही है तो हाउ कैन समबडी सेंड देयर डॉटर्स टू मेडिकल कॉलेज नोइंग कि फ्यूचर में जाके हमको ऐसी रिस्पेक्ट मिलेगी कि हम लोग इस तरह से ट्रीट करे जाएंगे, एंड ना हमारे पास सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ड्यूटी करो एंड देन you don't even have the protection to sleep somewhere for half an hour. How is that? ऐसे हम कैसे अपने, मेरे मम्मी पापा मुझे कैसे भेजे कॉलेज में? समझ सकता हूँ। आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो इंटर्नशिप कर रही हैं, आप जी डॉक्टर बन चुकी हैं। जी सर। ये घटना सुनने के बाद पहली चीज़ क्या मन में आया? दूसरी चीज़, क्या नाइट शिफ्ट करने में डर लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल डर लगेगा सर। मैं MBBS इंटर्न हूँ, और नाइट ड्यूटीज़ लगना बहुत ऐसी अनकॉमन बात नहीं है, हमेशा से लगती आई हैं, हमारी भी लगती हैं। वहाँ जाके जब भी मेरी नाइट ड्यूटी होती है, हॉस्पिटल में जाके मैं अपनी मदर को फ़ोन कर देती हूँ कि हाँ अब हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, और वो हाँ ठीक है चलो अब हॉस्पिटल पहुँच गई है, अब सेफ़ है, ये सुन के वो सो जाती हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अब हमारे पेरेंट्स, हम अपनी वर्क स्पेस में भी सेफ़ नहीं हैं। तो अब हमारे माँ बाप रात भर जागते रहे कि नाइट ड्यूटी में है, हॉस्पिटल में है, लेकिन वहाँ पे भी पता नहीं सेफ़ है या नहीं है। वॉट आर वी सपोज टू डू एज फीमेल प्रोफेशनल्स? हम नाइट ड्यूटी करना छोड़ दें,
हम वो वाली ब्रांचेस लेना छोड़ दें जिनमें नाइट ड्यूटीज़ होती हैं? वाई डज़ इट हैव टू बी कि या तो एम्बिशन या प्रोटेक्शन? अभी कल ही हमारा जो फीमेल गर्ल्स ग्रुप है बैच का, उस पे एक लड़की ने डाला पेपर स्प्रे का लिंक और अलार्म का लिंक कि मैं ये मंगवा रही हूँ नाइट ड्यूटी में जाने के लिए, आप सब भी अपने लिए मंगवा लो, जब भी नाइट ड्यूटी में जाओ तो लेके जाओ। एंड आई जस्ट फील हाउ सैड इज़ दिस। ये कितनी सैड चीज़ है कि आप अपने काम पे ध्यान दें, आप पेशेंट्स के ट्रीटमेंट पे ध्यान दें, या आप हर पेशेंट के अटेंडेंट को इस नज़रों से देखें कि ये कुछ गलत ना कर दे मेरे साथ, मुझे बच के रहना चाहिए, सबके साथ रहती हूँ, अकेले कहीं नहीं जाऊँगी, वॉशरूम जाऊँ ना जाऊँ, भूख लग रही है कुछ खाने जाऊँ ना जाऊँ। तो हाउ अनफेयर इज़ दिस? हम एज फीमेल डॉक्टर्स क्या करें? हम घर में बंद होके बैठ जाएं, हम वो ब्रांचेस लेना बंद कर दें जिसमें नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं, हम इमरजेंसी केसेस हैंडल करने से मना कर दें? और मेडिकल ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत हाई परसेंटेज में गर्ल्स भी होती हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट ये जो आप कह रही हो ना, इसको सुन के तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि अगर डॉक्टर्स जो बनने वाले हैं, जिनके हाथ में हम सबका भविष्य है, जो हमारा इलाज करेंगे, वो आज इतने डीमोरलाइज्ड हैं, आज इतने परेशान हैं, उनको लग रहा है कि इस प्रोफेशन को अपनाना है कि नहीं अपनाना है। और अगर हम अपने घर में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहीं अगर हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा? कहाँ पे है सुरक्षा? कौन हमको सुरक्षा देगा? क्यों हम अपने बच्चे ऐसे तैयार नहीं कर पा रहे हैं? डॉक्टर गुंजन। थैंक यू सुमित। एक्चुअली मैं वही बोल रही हूँ, ये तो वो इंसिडेंट्स हैं जो न्यूज़ में आ रहे हैं। वॉट अबाउट वॉट वी फेस एवरी डे? मतलब इट इज़ सो ट्रैजिक। मैं अराउंड 15 years बैक आई रिटर्न टू दिस कंट्री। वाई? बिकॉज मुझे लगा मेरे देश ने मुझे पढ़ा के मुझे डॉक्टर बनाया है, आई वॉन्ट टू गिव समथिंग टू द वुमेन ऑफ दिस कंट्री। एंड मैं आपको एक अपना इंसिडेंट सुनाती हूँ, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 3 आदमी आते हैं, भरी ओपीडी, भरी दिन का समय, रिसेप्शन पे कहते हैं डॉक्टर गुंजन से मिलना है, हमारा अपॉइंटमेंट है। तीनों लोग आ जाते हैं रूटीनली। मैं हूँ, मेरे 2 और एसोसिएट कंसल्टेंट्स हैं, हम 3 फीमेल्स आर सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ द टेबल। ये 3 लोग आके बैठते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कई बार होता है कि कभी लोग कुछ बोलना चाहते हैं, हमने मतलब वी नेवर रेज एन ऑब्जेक्शन टू दैट। एंड वो एक ट्रिवियल इशू पे इतनी अपनी आवाज़ रेस करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक बंदा कहता है ये कैमरा लगवा रखा है ना, इसको तो मैं देख लूँगा, तुझे पता नहीं है कौन हूँ। दिस इज़ द लैंग्वेज दे यूज़। थंप कर करके उन्होंने मतलब टेबल पे मारना, और एक बंदा दरवाजे पे खड़े हो जाता। आप सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं, मेरे साथ 2 यंग डॉक्टर्स, मतलब बिल्कुल जो कहते हैं ना रूह कांप गई। वो तो किसी तरह जो बाहर स्टाफ था, और बिकॉज ऐसे साइड ओपीडी थी, लोग अंदर आ गए तो दे वेंट आउट। एंड उसके बाद ये हालत हो गई थी कि मेरे से नेक्स्ट 3-4 डेज, उस समय तो छोड़िए, मेरे आज भी हाथ कांप जाते हैं इस चीज़ को सोच के। एंड क्या एक्शन होता है इन लोगों के लिए? कुछ नहीं होता है। मैं किसी के अगेंस्ट, किसी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, बट दीज आर इंसिडेंट्स विच डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड फेसिंग। हम इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं हम, और एज डॉक्टर्स एक पेशेंट को कुछ हो जाए, हम भागे चले जाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, एनी टाइम ऑफ द डे। एंड यहाँ पे हम सब इतने जो डॉक्टर्स बैठे हैं 1 मिनट नहीं लगाते हैं। अगर हमारे पास कोई कॉल आ जाए इमरजेंसी की, दिन रात कुछ नहीं देखते हैं। इनफैक्ट हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हमारे साथ भागते हैं, क्योंकि हमें कोई छोड़ने जा रहा होता है, हमें कोई लेने आ रहा होता है, रात बेरात काम करते हैं। डॉक्टर गुंजन, आप 15 साल देश से बाहर थी। इन तमाम घटनाओं जो आपके साथ हुआ है, जो तमाम चीज़ें आप देखती हैं, पढ़ती हैं, कहीं अफसोस तो नहीं होता कि लौट के क्यों आई? सुमित, मैं बताऊँ, पहले मुझे नहीं लगता था जब मैं लौटी थी, जब मैं आई थी, और उसके बाद भी कुछ साल मेरे दोस्त जो हैं वो अभी भी कहते थे कि तू गुंजन तूने सही किया, तू पक्का जाना चाहती है। पहले तो जाने के टाइम, फिर हमेशा ऐसे से नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एंजॉय, हमारा देश डेवलप हो रहा है, सब कुछ अच्छा, मतलब आप खुश हो इस देश में, आप अपने घर वालों के साथ हो, आप सब कुछ, यू फील यू आर गिविंग टू द कंट्री। बट ये सब इंसिडेंट्स जो अब रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ये अंदर से कहीं ना कहीं सुमित बिल्कुल झकझोर के रख दिया है। दे आर रियली शेकिंग अस अप। जी डॉक्टर साहब। सुमित जी, मैं एक मेडिको लीगल कंसल्टेंट लॉयर हूँ, डॉक्टर खत्री भी यहाँ एडवोकेट हैं। हम लोग डॉक्टर्स को डिफेंड करते हैं जिनके अगेंस्ट एलिजिड मेडिकल नेग्लिजेंस की कंप्लेंट्स होती हैं। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे पता लगता है कि ठीक है, मेरा कोई कोलीग है, कोई सीनियर है, वो बहुत समय से हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, अपने क्लिनिक नहीं जा रहा है, पूछता हूँ कि क्या हुआ,
सब ठीक ठाक तो है? कहते हैं डर लगता है। मैंने कहा क्या हुआ, ओपीडी में जाने से डर लगता है, तुम्हें ट्रीटमेंट करने से डर लगता है? कहते हैं यार इस तरह से, जैसे अभी डॉक्टर गुंजन ने बताया इंसिडेंट, कि यार ऐसे आए कुछ लोग धमकी दे गए, तोड़फोड़ करके चले गए, अब तो मेरा घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। तो समाज को ये देखने का है कि क्या हमारा समाज बिल्कुल टोटल अराजकता के मोड में आ गया, इतना गिर गया है कि जो उनकी जान बचाते हैं उनको अपनी जान की चिंता हो रही है। सिस्टम का कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ सरकार, सिर्फ समाज, हमारा कानून, सब कहीं ना कहीं ये फॉल्ट पर है। हमको बहुत सीरियसली विचार करना पड़ेगा सेवियर्स ऑफ लाइफ को बचाने के लिए कि हमें उनके लिए क्या करना है। जी आप कुछ बोलना चाहिए मैं डॉक्टर? ज़रूर कहना चाहूँगी सुमित, ये अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बात है कि डॉक्टर के साथ फिज़िकल असॉल्ट हुआ और एक्सट्रीम्स पे हुआ, हदें पार हो गई जो हमारे साथ हुआ, जो हमारी बिटिया के साथ हुआ। अब बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं तो एक दूसरी एक्सट्रीम में हमें मेंटली इतना हरास कर दिया गया है कि आप सोचिए, वो डॉक्टर अर्चना शर्मा जिनका जो उस पेशेंट को बचाने की पूरी प्रयास करती रहीं, उसके बाद सिस्टम ने उन्हें इतना हैरेस किया कि वो लड़की जो गोल्ड मेडलिस्ट, जो टॉपर अपने बैच की, पेरेंट्स के लिए प्राउड पेरेंट्स थे, वो लड़की ने सुसाइड कर लिया विद अ नोट कि डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जिन्होंने सुसाइड किया, इट वाज हर, जी हाँ, इट वाज हर 2022 की बात है। 2022 की बात है। चौथा बच्चा था पेशेंट का और खून की कमी के साथ जल्दी बच्चे पैदा हो रहे थे, खून की कमी के साथ। पीपीएच जो कि हम सब गायनेकोलॉजिस्ट जानते हैं नॉन कॉम्प्लिकेशन है, बताते हैं पेशेंट्स को ऐसा है, पेशेंट नहीं बची। तो हम डॉक्टर हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी आने वाले समय में? कॉम्प्लिकेशंस तो हमेशा होंगी, लेकिन ये कि लड़की को खुद जान देनी पड़ी, वो टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट लड़की जो अपने और परिवार का प्राउड था, हर जगह से रिजेक्ट होकर उनके पास पहुंची थी, ऐसी स्थिति में पहुंची थी कि उसको तुरंत इंटरवीन करके उन्हें बचाने का प्रयास किया। उस नोट, ये राजस्थान वाली की बात जी, कर जी रहे हैं जी, ना? और नोट डॉक्टर खत्री को बोलना चाह रहे हैं। उसमें एक नोट भी लिखा था लड़की ने, एक डॉक्टर नोट। खत्री मेरे साथ हैं, परिचय दे दूं, मेडिको लीगल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर भी हैं, सर्जन भी हैं और उसके बाद लॉ भी किया हुआ है और अब काले कोट में इसीलिए हैं डॉक्टर होके कि ये वकालत भी करते हैं। जी, ये विषय जो डॉक्टर साहब ने कहा, तो इसमें जब पेशेंट की डेथ हो गई तो पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की 302 के तहत, विच इज़ एन ऑफेंस ऑफ मर्डर, एंड देर आर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स विच क्लियरली से, जो कहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर तब तक लॉन्च नहीं की जा सकती जब तक कि मेडिकल बोर्ड उससे संतुष्ट ना हो कि नेग्लिजेंस थी प्राइमा फेसाई, और 302 का चार्ज तो डॉक्टर के खिलाफ कभी लग ही नहीं सकता। तो आप ये देख सकते हैं कि करंट समाज में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का कई दफ़े इतना गलत रवैया होता है कि हमारी बहन डॉक्टर अर्चना शर्मा, she became a victim of that and she could not bear the stress any longer and she committed suicide. So we also have to bear in mind, and I want to bring to this audience and to Sumit ji and to the nation, 19 प्रदेशों में हिंदुस्तान में वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स का कानून है। असली प्रॉब्लम क्या है कि उस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता और जो उदासीनता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की, उसके कारण डॉक्टर सफ़र कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी एक गाइडलाइन इशू की गई है सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से और ये कहा गया है कि जब भी वायलेंस हो डॉक्टर्स के खिलाफ वर्किंग प्लेस पे, हॉस्पिटल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो ये उस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि 6 घंटे के भीतर एफआईआर करे। जी, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, डिटरेंट के तौर पे काम करेगा? हाँ, इससे फ़र्क उतना ही पड़ेगा यदि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उसको उसी परिप्रेक्ष्य में लें जो कि कानून बनाने वालों ने कहा है। तो मैं 2 मिनट और लेना चाहूँगा इस पे। तो इस पर्टिकुलर विषय में जो हमारी बहन के साथ कलकत्ता में हुआ, एफआईआर जो लॉन्च की गई वो अननेचुरल डेथ में की गई। अननेचुरल डेथ की एफआईआर तब लॉन्च की जाती है मसलन स्नेक बाइट में, मसलन कि कोई कुएं में कूद गया है। यहाँ पर तो हमारी जो पीड़िता थी उसके शरीर पे इतने इंजरी के मार्क्स हैं कि किसी को भी इसमें समझने की देर नहीं लगनी चाहिए थी, फिर भी अननेचुरल डेथ का उसमें एफआईआर लॉन्च की गई। उसके अलावा मूल मुद्दा ये आता है कि जो हमारे फ्रंटलाइन जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके वर्किंग आवर्स 50-50, 60-60 घंटे पर वीक हैं, उनके सोने की,
उनके आराम करने की, उनकी भोजन करने की, उनके लिए टॉयलेट की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है. एंड दे आर द वंस हु फेस द पब्लिक, एंड दिस इज अ हाईली public facing interface kind of a profession. So these young doctors are at risk. And in fact also I want to inform you that the central government tried their best to create a legislation for violence against doctors. And unfortunately क्या हुआ उसका? नहीं, मैं बताता हूँ उसका क्या हुआ. उसका कहाँ है ये वो? हुआ हेल्थ मिनिस्ट्री ने, अगर वो होता तो ये बैठे होते क्या? यही मैं बताना चाहूंगा आपको. हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको भेजा टू द ग्रुप ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज, एंड होम मिनिस्ट्री ने कहा हम एक स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए एक कानून में बदलाव नहीं कर सकते. क्या हमारे पास आईटी प्रोफेशनल्स की प्रोटेक्शन के लिए कानून है? नहीं है. इसलिए वो कानून आगे पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं किया गया. सो यही कुछ विषय हैं जो मैं आपके समक्ष रखना ये चाहता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हर डॉक्टर के मन में यहाँ ये सवाल है कि हमारे प्रोटेक्शन को लेकर, हमारी सुरक्षा को लेकर क्यों कोई कानून नहीं बन सकता. जब हम अपनी जान पे बाजी लगाकर किसी को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं, तो हमारे लिए देश ऐसा कानून क्यों नहीं बना सकता. इसी मुद्दे पर बात करता हूँ. आप कुछ कहना चाह रही हैं डॉक्टर? जो सर ने बात कही इस बारे में कि कानून बना और वो होम मिनिस्ट्री से या जहाँ पर भी वो पड़ा रह गया. सर, ये जब पैंडेमिक आया था कोविड, हम वही लोग हैं ना, हम सारे वही लोग हैं जिनके लिए फूल बरसाए गए थे, आसमान से फूल बरसे थे, जिनको थालियों की तालियां पीटी गई, थालियां और चम्मचें पीटी गई कि सबको वेलकम किया जाए. जहाँ से हम लोग गुजरते थे वहाँ से हम लोग, हमारे डॉक्टर्स इतने कोविड में मरे सर. कोई सिर्फ जनता मरी. हमारे यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एक दो बार हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स सर, हम लोग किड्स में डाइपर्स लगा के घूमते थे. हमारी ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं हुआ करती थी. हमने वो डिवोशन भी किया है. तो क्या आज हम इस बर्ताव के लिए अपनी गवर्नमेंट से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे लिए कोई भी एक ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट किया जाए? सिर्फ बातें ना हो, इनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, जिससे जिन लोगों ने ये साइन भेजे, राइट एंगल पे पेल्विक गर्डल तोड़ दिया, आंखों में कांच घुसा दिया सर, ब्ला ब्ला ब्ला, इतनी इंजरीज एक बच्ची को, सोच के देखिए उसने इस जन्म में कितना पेन सहा होगा उस टाइम पर, उसकी आत्मा तक कितनी हर्ट हुई होगी. तो क्या ये लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज और जो एजेंसीज हैं, क्या ये मैसेज थ्रू आउट सोसाइटी में ये पास ऑन नहीं कर सकती कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा भुगतोगे और फास्ट ट्रैक भुगतोगे? दुनिया भर में डॉक्टर्स की बहुत इज्जत है, सम्मान है. दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में डॉक्टर्स को लेके क्या कानून है, नियम है. डॉक्टर शालिनी ने पूरा रिसर्च है उनके पास, मेरे को शो के पहले बता रही थी. डॉक्टर शालिनी क्या कहता है? मैं एक बात कहना चाहूँगा. जी जरूर. लॉ पे आते हैं जी. मैं बहुत सारे एकेडमिक फोरम से जुड़ा हुआ हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे. तो बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स. और आपको ताज्जुब होगा कि आप गूगल पर सर्च करिए और आपको n नंबर ऑफ आर्टिकल मिल जाएंगे आपको, राइट. तो अभी एक जैसे बोलते हैं डॉक्टर्स जो हैं वो तो उनको तो पास सब कुछ है, दे आर वेल वर्स्ड, उनको क्या कमी है किस चीज़ की. अभी एक केरला में स्टडी हुई थी, उसमें देखा गया था कि डॉक्टर्स की लाइफ जो है वो 10 साल कम है आम जनता से. और ये क्यों है बॉस? ये इसी वजह से है बिकॉज वी आर ऑल स्ट्रेस्ड अप. हम लोग इतने स्ट्रेस्ड अप है, ना हमारे पास सोने का टाइम है, ना हमारे पास खाने का टाइम है. पेशेंट को सिक होता है, उसके अटेंडेंस से बात करनी होती है, काउंसलिंग, तो इतना स्ट्रेस. और ये जो अभी जो चल रहा है बॉस, इससे क्या स्ट्रेस नहीं होगा बॉस? तो ये बहुत बड़ी स्टडी थी और ये पब्लिश हुई थी, जो पब्लिश्ड. 2 स्टडी और मैंने देखी थी बॉस रिसेंटली. एक इंडियन जर्नल में आई थी और इंटरनेशनल जर्नल में आई थी बॉस. मतलब हम लोग का जो एक इंडिया की जो स्थिति है वो इंटरनेशनल भी बहुत पॉपुलर है. इंडियन जर्नल ने बोला कि एक लाइफ टाइम में एक मेडिकल प्रोफेशन 75% लोगों को मानते हैं कि उनको एक कोई वायलेंस फेस किया उन्होंने. 75% डॉक्टर्स, ये बहुत बड़ा नंबर है बॉस. 3 आउट ऑफ 4, ये बहुत बड़ा नंबर है इसको. और अभी लैंसेट में 2017 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, उन्होंने बोला कि इंडिया में इशू है, वहाँ पे जो वायलेंस के केसेस दिन पर दिन बढ़ते आ रहे हैं और हमारे पास कोई लॉ नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो आई थिंक वी नीड अ वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ एंड आई रिक्वेस्ट शालिनी टू गिव सम इनसाइट्स.
थैंक यू सुमित। जब ये सारे सवाल उठने शुरू हुए और हम लोगों के बीच में आपस में भी बहुत डिस्कशन था कि क्यों हमारे पास कोई एक सेंट्रल लॉ नहीं है, क्यों एक ऐसा लॉ नहीं है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। बहुत आसानी से लोग कह देते हैं अच्छा हो गया तो हो गया, कुछ तो उनकी ही गलती रही होगी, कुछ तो उन्होंने ही किया होगा। तो प्लीज़ ये जानिए कि एक तो ये चीज़ें जो हैं बाहर के देशों में भी अगर होती हैं तो दे आर नॉट पार्टनरेबल। There is a zero tolerance policy against any kind of violence against doctors। और आप इस बात को इस तरीके से समझिए सुमित, आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, आप एक डॉक्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जब एक डॉक्टर को बचाते हैं आप समझिए आप उसको बचाते हैं। यहाँ बच्चियों ने कहा वो डर रही हैं जाने से, लोग जाना बंद कर देंगे डॉक्टरी के प्रोफेशन में। मैं आज भी जानती हूँ, मैं आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट, लोग गायनी के प्रोफेशन में जाना नहीं चाहते। क्यों? दिन रात उठते हैं हम लोग, कभी भी भागना पड़ता है, रातों को दौड़ते हुए जाती हूँ। मैं वेट नहीं करती एम्बुलेंस के आने की, अपनी गाड़ी उठाती हूँ और भाग जाती हूँ तुरंत जहाँ डिलीवरी का केस होता है। क्यों? अब मैं जानों से कांपूंगी ना, कौन भुगतेगा? पेशेंट भुगतेगा ना, आप भुगतेंगे। तो अपने डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करके आप खुद को बचा रहे हैं, हम कोई अलग नहीं है आपसे। प्लीज़ ये समझिए, वी आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड वी आर पीपल हु आर केयरिंग फॉर यू। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, उसका समाधान होना चाहिए, लेकिन उसका समाधान हमारे ऊपर किसी भी तरीके का वायलेंस करके नहीं हो सकता, चाहे फिजिकल मेंटल। ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये जो आज आपने देखा ना, दिस वाज लाइक द ह्यूजेस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके बियॉन्ड कितना कुछ है जो छिपा हुआ है। जो बाहर के देश हैं वहाँ 14 ईयर्स, आप एक चीज़ कह के देखिए किसी को भी 14 साल के लिए जेल में डाल देंगे। क्या कहते हैं? आपको लगता है कि ठीक है, आप सोचते हैं कि हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर आप हाथ उठा सकते हैं, ठीक है, 14 साल देते हैं आपको सोचने के लिए, जाइए सोचिए जेल में। This is what they say। एक थ्रेट This is what they say। ये ऑस्ट्रेलिया में है, I remember this। क्वींसलैंड है ना। This is what they say। इतना प्रोटेक्ट करते हैं अपने डॉक्टर्स को वो, क्योंकि वो जानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, काम वो भी करते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट मनी। कितना प्रोटेक्ट करते हैं आप हमें, हम आपके लिए लगे रहते हैं। हमारे प्रोटेक्शन का क्या? हमारे प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं। स्पेन जैसे देश में, नेपाल जैसे देश में एब्डोमिनल पेन हुआ ना सर, एक एब्डोमिनल पेन हुआ यूके में तो 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड का नंबर आएगा। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ 2 दिन के अंदर सारा इलाज हो जाएगा उसका। हम वो लोग हैं जो कमिटमेंट के साथ इसमें लगे रहते हैं, लेकिन हमें उसका प्रतिफल तो हमें भी चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर्स को सुरक्षा चाहिए, तभी हम सब भी सुरक्षित रह पाएंगे। खत्री जी, इन्होंने ये जो विषय छेड़ा बहुत ही अहम है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हिंदुस्तान में मरीज को वेट नहीं करना पड़ता उपचार प्राप्त करने के लिए अपने डॉक्टर से, चाहे वो गवर्नमेंट अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो। मैं आपको अमेरिका का पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ। दे ट्रायज द पेशेंट इनटू रेड, येलो एंड ग्रीन, एंड 75 मिनट के बाद नंबर आएगा कि आपको देखा जाएगा। आपको कहा गया कि आप सीटी एंजियो कराइए, मतलब आपको चेस्ट पेन है, सीटी एंजियो कराइए। आपने अपॉइंटमेंट लिया, तीसरे दिन अपॉइंटमेंट मिला, उसको आपने फ़ोन किया, रिपोर्ट मेरी क्या है, मैं आपके डॉक्टर को भेजूंगा। उस कार्डियोलॉजिस्ट से आपने पूछा कब देखेंगे, 1 सप्ताह के बाद देखेंगे। और जो डॉक्टर साहब ने कहा, एब्सोल्युटली, जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है, चाहे वो पब्लिक है और चाहे वो प्राइवेट है, वो पूरे विश्व भर में सबसे टॉप पर है। और उसका सिला अगर ये समाज देता है, सो ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, व्हाट द सोसाइटी हैज कम टू। इनफैक्ट बड़े दिलचस्प कुछ आंकड़े हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर पंकज ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। 3 में से 4 डॉक्टर ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो कभी ना कभी किसी न किसी घटना के शिकार हो चुके हैं। उनके साथ वायलेंस हुआ है, मारा गया, धमकाया गया, पीटा गया, उनको कुछ ना किसी तरीके से उनके साथ घटना घटी। हमारे यहाँ जो डॉक्टर पेशेंट का रेशो है वो भी बड़ा खतरनाक है। अगर आप उस नंबर पे जाएंगे तो WHO कहता है कि 1000 व्यक्ति पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। हमारे यहाँ 13,000 पर 1 डॉक्टर है। वो रेशो भी बड़ा कम है। हम लोग मतलब वैसे ही डॉक्टर कम है और हम उन डॉक्टरों को और मारपीट के डरा दे रहे हैं। और ये जो बच्चे, जो होनहार बच्चे हैं जो डॉक्टरी करना चाहते हैं, वो आने से मना कर रहे हैं। तो जो 1:13,000 है वो 1:20,000 कब हो जाएगा हमको पता ही नहीं चलेगा। सुमित, डिस्पाइट द डॉक्टर पेशेंट रेशियो बीइंग सो, मतलब इतनी वाइड डिस्पैरिटी पे,
फिर भी हमारे यहाँ पेशेंट जितनी जल्दी डॉक्टर को दिखा पाता है दुनिया में कहीं नहीं दिखा है। बिल्कुल। आई हैव वर्कड इन दैट सिस्टम। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के ड्यूटी आवर्स फिक्स्ड है, वो इतने ही घंटे वो काम लोग मानते करेगा। हैं कि डॉक्टर इंसान है। एग्जैक्टली आप खाली बैठोगे, बिलीव मी आई वर्कड इन दैट सिस्टम। मेरे सेशंस होते जो खाली होते थे और मुझे पता है कि मेरे ही अपॉइंटमेंट के लिए 6 महीने बाद किसी पेशेंट को मिल रहा है अपॉइंटमेंट, वो ब्लीड करती रहेगी, उसे जनरल प्रैक्टिशनर कुछ बेसिक दवाइयाँ देता रहेगा, बट उसका अपॉइंटमेंट एक सिस्टम है, एक हमारा सिस्टम है। लोग कॉस्ट की बात करते हैं, इनफैक्ट कॉस्ट वाइज ऑल्सो वी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर द चीपेस्ट विथ जो कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। तो हमें ना इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो हेल्थ केयर है वो एक्चुअली हमारे देश का डेवलप्ड है। यू नीड टू रिस्पेक्ट। इसीलिए देश भर में आज डॉक्टर सड़कों पर है, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। आईएमए का हो, डीएमए का हो, जितने भी एसोसिएशंस हैं सब आज प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं। और सबकी वजह गुस्सा इसीलिए है कि भाई हमारी सुरक्षा का क्या। मैं एक और चीज़ पर आप सबकी तरफ ध्यान खींचना चाहूँगा। आप सब प्रोफेशनल हैं, अपने प्रोफेशन से जुड़ी बातें कर रहे हैं, पर एक और हमको नहीं भूलना चाहिए, खासकर कोलकाता वाले केस में जो काम निर्भया में भी हुआ था वही काम कोलकाता में हुआ। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आपके पास माइक आ जाए और मैं आपसे पूछूँ ये चीज़। हम शो के पहले बात कर रहे थे 9 अगस्त को उस बिटिया के साथ जो हुआ, उस संजय घोष नाम के व्यक्ति ने जो किया सो किया, और मतलब बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही दर्दनाक था, नहीं होना चाहिए था। पर उसके बाद जिस तरीके से सिस्टम ने किया कि अननेचुरल डेथ बोला, फिर सुइसाइड बोला, फिर माँ बाप को मिलने नहीं दिया गया, फिर वहाँ पे एविडेंस ख़त्म हो जाए उसकी पूरी कोशिश की गई, वहाँ पर तोड़फोड़ हो गई, फिर 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को तो वेंडलाइज कर दिया, 5-7 हज़ार की भीड़ घुस गई और पुलिस देखती रही। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जब आप देखते हैं कि सिस्टम हमारे साथ हमारी मदद नहीं कर रहा है तो क्या आता है मन में, क्या लगता है, क्यों कि हम डॉक्टर क्यों हैं? देखिए, जो घटना जब घटी तो पहले 24 घंटे व्यथित तो सभी थे, गुस्सा भी सभी के अंदर था, दुख भी था, लेकिन ये था कि कोई शायद साइको था। साइको सब जगह मिल जाएंगे किसी भी जगह पर, और वो पकड़ लिया गया ऐसा बताया गया, और ये मान भी लिया कि चलो कोई साइको था, उसने कुछ। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई, उनकी रैली पर उल्टा भीड़ ने डॉक्टर्स को वापस मारा दूसरे तीसरे दिन। फिर वो पता पड़ा कि वो वहाँ पर रेनोवेशन उन्होंने तुरंत शुरू करा दिया और सबूत मिटाने की बात आई। फिर पता पड़ा कि सिस्टम ही उनके साथ है, जो भी रेपिस्ट है वो सारे लोग थे। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कुछ बातें लीक हुई, तो उसके बाद तो पूरे नेशन वाइड लोगों को भड़कना ही था जाहिर सा कि जो हो गया था वहाँ तक तो ठीक है, पेशेंस रख लिया। इसलिए देखा होगा 24 घंटे 48 घंटे किसी तरह का कोई रिएक्शन वैसा नहीं आया, क्योंकि और कर क्या सकते थे, कोई साइको तो कहीं भी किसी को मिल सकता है। तो उसके बाद में गुस्सा इसी बात का है कि उसको और दबाने और कुचलने की कोशिश की गई, और कुठाराघात जिसको कहते हैं ना, ईगो पर कुठाराघात, आत्मसम्मान पर कुठाराघात, हम लोगों के विश्वास पर कुठाराघात कि अब क्या करें, तब तो कोई काम, कोई चारा नहीं है, कैसे किस मुंह से ओपीडी में बैठेंगे, कैसे बैठते हैं, मन नहीं लगता किसी ओपीडी में बैठ के काम। हम लोग काम कर रहे थे तो मन ध्यान नहीं जा रहा था, बार बार वही घटना ध्यान आ रही थी। और दूसरा ये कि इसका सबसे बड़ा नुकसान पब्लिक को ये होता है कि अभी हम जो इमरजेंसी में जब पेशेंट आता है तो नॉर्मली एक तो क्लिनिकल गाइडलाइंस होती हैं किताबों की, जो हमने ट्रेनिंग में पढ़ा है कि पेशेंट सिक है तो आपको ये करना है, इसको भर्ती करना है, इसको रेफर करना है, इसको ट्रांसफर करना है। ये फैक्टर्स पीछे हो जाते हैं। अब हम लोग सभी इमरजेंसी में पेशेंट आता है, फ़ोन आता है, तो हम ये पूछते हैं कंडीशन क्या है, फिर हम पूछते हैं उसके साथ अटेंडेंट कितने हैं, या वो बताते हैं कि 5-6 अटेंडेंट्स हैं, एग्रेसिव हैं, ये है। तो ये एक इंडिकेशन बन गया। ये केवल हिंदुस्तान में, मेडिकल की किताबों में नहीं है कि पेशेंट के साथ अटेंडेंट ज़्यादा हैं, बहस कर रहे हैं, बातचीत बकवास कर रहे हैं, तो फिर वो भर्ती नहीं करेंगे, वो भेज देंगे, भैया ले जाओ आप। तो वो पेशेंट, कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, सिक पेशेंट है, मर भी सकता है, बच भी सकता है, ड्यूरिंग जब आखिरी सांस ले रहा है, तो उसको इलाज करते हैं, बहुत सारे लोग बच जाते हैं। तो अब हाथ डालने में ये लगता है कि यार इनका क्या बवाल करते हैं। पहले इवन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, नाम नहीं लूंगा, नोएडा के बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में कभी इमरजेंसी कोई लेके जाइए आप स्ट्रेचर में, स्ट्रेचर अंदर नहीं घुसने देते वो लोग। पहले बाहर आके पेशेंट को देखेंगे, यदि गैस्पिंग है, लास्ट स्टेज है, तो पहले फॉर्मेलिटीज कराएंगे, तब अंदर लेंगे। नहीं, ये तो मैंने जो 10 मिनट, आप मानेंगे नहीं, मैं तो क्योंकि मीडिया में हूं तो हमारे पास अक्सर ऐसे फ़ोन आते हैं ऑड आवर्स में कि भाई एडमिट नहीं कर रहे हैं, हमारा पेशेंट बाहर बैठा हुआ है, एडमिट नहीं कर रहे, किसी को फ़ोन कर दो, कोई मदद कर दो। तो मतलब ये आप बिल्कुल बात है, उसकी वजह ये है कि आईसीयू में घुसने लगे हैं अभी। कितने सारे इंसिडेंसेज में पब्लिक में नहीं आती बात, उनको अपना अस्पताल चलाना है, डॉक्टरों को काम करना है, कहाँ वो मीडिया में, प्रेस में, पुलिस के पास जाएंगे। आईसीयू में घुस के कितने सारे बड़े बड़े मेरे अस्पताल में ऐसा हुआ है कि रेजिडेंट सारे मेल्स के साथ तो क्या होता है कि झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर शायद मोटरसाइकिल उठा के निकल लेगा, मेल स्टाफ भी निकल लेगा, नर्सिस क्या होंगी,
फीमेल्स कहाँ जाएंगी? वो तो मोटरसाइकिल पर वहाँ पर नहीं है, तो वो तो कहीं नहीं जा सकते हैं, उनको वहीं पर रहना है। बगल में आईसीयू में दूसरा पेशेंट सिक है, वेंटिलेटर पर है, कितने सारे इंसिडेंट्स, बड़े बड़े अस्पतालों को बता रहा हूँ मैं, 300 बेड के नाम नहीं लूंगा मैं, 300 बेड के अस्पतालों में आईसीयूज में घुसे हैं लोग। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये गुस्सा एग्रेशन जो है, मैं जी प्लीज डॉक्टर साहब, कौन है हमें बचाता कौन है? कितनी बार हुआ हम ही एक दूसरे को बचा रहे होते हैं। हाँ। एक कॉल इधर से आती है, ऐसा हो गया, अब हम किसको बोले हमें नहीं पता है। हमें क्राइसिस टीम बनी हुई है, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पे 50 से 100 से 150 होने में टाइम नहीं लगता। फिर हमें लगा कि हमें भी यही स्ट्रेटेजी अपनानी है, जहां हम रात भर हम लोग बैठे हैं, वही डॉक्टर जो है अपनी सुरक्षा के लिए वही करते हैं। अच्छा, एक चीज और भी समझनी है, हमें भी गुस्सा आता है। अब जब अगर मरीज की एक्सपायरी हो जाती है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, तो ये भी समझना है कि हमने नहीं किया। बहुत चीज़ें आप उसके पीछे चलती हैं कि कितना बीमार था, किस स्टेट पे था, बात मानी थी नहीं मानी थी, और एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया। और अगर वो मेरा कॉलर पकड़ लेता है या थप्पड़ मार देता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मार सकता। ये समझिए, आपने मेरे आत्मसम्मान पे तो झापड़ लगा दिया। केवल मैं इसलिए नहीं मारता हूँ क्योंकि आपका लॉस ज़्यादा है। आपका एक बच्चा नहीं रहा है, आपकी माँ नहीं रही है, आपकी बहन नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि हाथ नहीं उठ सकता है सर, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा फिर होगा। डॉक्टर तो दानव है, ये समझा नहीं। डॉक्टर को तो हम लोग भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन आपको कोई इजाजत नहीं देता कि आप उसकी पिटाई कर दो, उसको मार दो, उसको एफआईआर कर दो, उसकी कंप्लेन कर दो, इतने सारे सिस्टम में जाओ, बट आप जो मेडिकल प्रोफेशन है उसमें डिसीजन मेकिंग में आपको एक शांत और स्थिर मन चाहिए होता है। बिल्कुल, बहुत आपके क्रूशियल डिसीजंस होते हैं जब पेशेंट लाइफ और डेथ के बीच में खेल रहा होता है। अगर इस स्थिति में डॉक्टर अगर ये सोचे कि इसका अटेंडेंट या लॉ के अकॉर्डिंग, ये जो आजकल नया बीएनएस की भी लॉ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि मेरा क्या होगा अगर इस पेशेंट का कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया, तो आपकी करेक्ट जो आपको इस समय मेडिकली करेक्ट जो करना चाहिए था, आप उस करने से चूक जाएंगे। तो आप इसको पहले करेक्ट करिए। आप कैसे डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं? इफ़ यू आर फियरफुल, आपको सबसे पहले ये भय हटाना होगा जो इन बच्चियों के मन में शुरुआत में ही आ चुका है, जो भी मेडिकल प्रोफेशन में घुसे नहीं हैं, एंटर नहीं किए हैं। ठीक बात उठाई डॉक्टर साहब। मेक अस फियरलेस टू वर्क इन अ प्रॉपर मेंटल स्टेट। ये नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं, पर ये भगवान है नहीं, ये भी इंसान है, ये भी सांस लेते हैं, इनकी भी ज़रूरतें वैसी हैं, इनके भी घर में माँ बाप हैं, उनको भी चिंता होती है कि बच्ची घर क्यों नहीं आई, अस्पताल गई थी सुबह से 12 घंटे 16 घंटे हो गए, कहाँ हैं। मेरे साथ एक माता जी मौजूद हैं, डॉक्टर साहब की मदर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए, आप एज अ पेरेंट जब आपके बच्चे डॉक्टर साहब अस्पताल जाती हैं, तब आपके मन में क्या रहता है जब इस तरह की घटनाएं? मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं खुद जो हूँ प्रिंसिपल रही हूँ, और जना मैंने कितने ही बच्चे, कम से कम 5-6 लाख बच्चे मैंने अपनी संस्था से निकाले होंगे, और जिन बच्चों को एक सुंदर शैक्षणिक वातावरण देने के साथ साथ उनमें एक अच्छे संस्कार भरने के साथ साथ बच्चों को इस योग्य हम बनाते हैं कि वो आगे निकल के अपनी इच्छानुसार वर्किंग कैपेसिटी में समाज में अच्छी जगह अपना स्थान बनाएं, अपने माँ बापों का नाम रोशन करें। और इसी के साथ साथ आज के समय में जबकि हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो एक तरफ तो हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन हम हाथ में लेके कहते हैं आर्टिकल 14 द राइट ऑफ इक्वलिटी सबको होनी चाहिए। तो ये कहाँ की राइट ऑफ इक्वलिटी हो रही है जो आप आए दिन जो ये देख रहे हैं? आज हम यहाँ बैठे हुए, हम इस सभा में हम सब ये बात कर रहे हैं इस गोष्ठी में कि बच्चे के साथ ये हुआ, ये हमारी इनसिक्योरिटी है। ये आपकी इनसिक्योरिटी आज की नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है और ऐसे ही चल रहा है और चलता रहेगा। इसके लिए जैसे अभी मेरी बहुत सी छोटी बेटियों ने, डॉक्टर्स ने, इन्होंने सब ने कहा कि सिस्टम को चाहिए कि सिस्टम अपने अंदर सुधार लाए। हमारा सिस्टम जो है हर चीज़ बना तो देता है, लेकिन किसी भी तरीके से उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ठंडे बस्ते में बात चली जाती है, आज यहाँ बात हो रही है, पता नहीं कितनी दूर तक ये बात जाएगी। मैम, एक माँ के मन पे क्या बीतती है? एक माँ के मन पे ये बीतती है कि ये समझिए आपकी इतना मैं खुद ये कह रही हूँ कि मेरी देवती डॉक्टरी में जा रही है, मेरी पोती जो है वो भी डॉक्टरी में जा रही है, इन्हें भेजूँ या न भेजूँ ये सोच के भी जो है मन रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये याद करती हूँ, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, और मैं जानती हूँ जो उस लड़की के साथ हुआ वो अगर किसी और ऐसी किसी लड़की के साथ रोज़ जना कितनी जगह हो रहा होगा और कितना बुरा हुआ। ये कौन बहशी, वो भी तो किसी माँ ने बच्चे पैदा करे हैं जिन्होंने ये बहशी हरकत करी है।
ये जो कुकृत्य करा गया है, ये भी तो किसी माँ ने पैदा करे, तो निश्चित रूप से हमारे कहीं संस्कारों में कहीं कमी रह रही है कि हम बच्चों को ये संस्कार नहीं दे पा रहे कि वो करें। सुमित जी, आप दोनों रह गए बोलना जी। चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम देवियाँ कहते हैं, बच्चियाँ भी हैं, डॉक्टर्स बड़ी भी हैं, लक्ष्मी है घर की। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये लोग अपने बूते पद चुनती हैं, गरल धरा का ये पीती हैं, लुटा लुटा कर जीवन गागर भरती हैं ये रीता सागर। ये रीता सागर तब भर पाएगी जब ये सुरक्षित रहेंगी, और इनके सुरक्षित रहने के लिए हमें भी अपने घर में मेल्स को, यानी कि लड़कों को, पिताओं को, उन सबको सेंसिटाइज करना होगा कि महिलाओं की हमें इज्जत करनी है। जब तक ये नहीं होगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, और ये तो होता है कहकर टलती रहेंगी। और हमने एक नारा भी आपने सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ा तो ली, लेकिन बचा तो फिर भी नहीं पा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बेटा पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ से अधिक है बच्चों को, बेटा समझाओ, बेटा समझाओ। लड़कों की वजह से हम गुड टच बैड टच की बात करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं बचपन में, छोटे आजकल नई चीज़ स्कूल्स में शुरू हो गई बड़ी, वो लड़कों को सिखाना चाहिए। लड़कों का अकल आनी चाहिए कि भाई ये लड़कियां हैं तो आप अजूबी नहीं है भाई ये। आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं खुद एक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और एज अ पीडियाट्रिशियन मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ये जो संस्कार हैं बच्चों में बचपन से स्कूल और फैमिली के माध्यम से आने चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हम सिर्फ डॉक्टर्स की नहीं है। ये जो दर्दनाक कांड हुआ है कोलकाता मेडिकल कॉलेज में, ये हर उस बेटी की लड़ाई है जो इस देश की बेटी है। ये हर उस इंसान की लड़ाई है जिस इंसान के घर में एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है। ये हम सबकी लड़ाई है, ये हम सिर्फ डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं है। हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है, और जिसने भी जो किया है उसको डेफिनेटली पनिश करना है। क्योंकि अभी क्या होता है, लोगों को लगता है हमने कुछ भी गलत किया, थोड़े दिन डॉक्टर्स भड़केंगे, थोड़ा बहुत होगा, हमने एविडेंस सब मिटा दिए हैं, थोड़े दिन में सब शांत हो जाएगा, एवरीथिंग विल कम बैक टू नॉर्मल। और जो इसका रिजल्ट है प्रोबेबली कुछ 15-20 साल में आएगा, तब तक तो हमारी जनरेशंस भूल जाएंगी। सो ये नहीं होना चाहिए। इसका रिजल्ट, इसका सल्यूशन, इसका जो फेट है करने वाले लोगों को अभी तुरंत मिलना चाहिए। और समाज को ये देखना है कि हमें सब बच्चों को अंदर से बचपन से एक ग्रैटिट्यूड का सेंस सबके खिलाफ, सबके प्रति होना चाहिए, और एक रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड फॉर एवरीवन। बचपन से बच्चों के अंदर ये संस्कार हमें डालने हैं। कुछ बोल रही हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी जैसे कि हम सबके लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे, उसी तरह से मेरी जनता से रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे साथ खड़े हों। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये जो कांड हुआ ये डॉक्टर के साथ हुआ है, सिर्फ इसलिए कि कल को उनकी लड़की के साथ भी ये हो सकता है। आजकल की यंग जनरेशन, सब लड़कियां अपना फ्यूचर सिक्योर चाहती हैं, सब डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, डे नाइट जॉब सब करती हैं, अपना इंडिपेंडेंट लाइफ चाहती हैं। तो उसके लिए अगर जनता हमारा सपोर्ट करेगी तभी हम भी आगे बढ़ पाएंगे। उसमें सिक्योरिटी उनकी भी उतनी ही है जितनी हमारी है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। कुछ कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि अभी डॉक्टर्स में अगर इस बार भी देखें, क्योंकि आना पॉलिटिकल विल से है, हम लोग हर बार बोलते रहते हैं पॉलिटिकल विल जीरो। अगर हमें तो मैं इसलिए डॉक्टर राजीव यूज किया है, डॉक्टर राजीव मैं इसलिए सरकारों ने पॉलिटिकल यूज किया है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल में एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार है, मैंने बताया कोयम्बटूर में, केरल में अलग पार्टी की सरकार है, यूपी में हाथरस में क्या हुआ वहाँ अलग पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में क्या हुआ वहाँ अलग पार्टी की सरकार है। ये ऐसा लगता है कि इस मामले में हर पार्टी एक है कि हमको सुरक्षित नहीं महसूस कराना है डॉक्टर्स को। और ये कहना जो आया था 2019 में एक्ट, राजस्थान में गया, कई जगह ये गया, और फाइनली ये वो 5 या 6 कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पॉलिटिकल माइंड्स होंगे जो शायद ग्राउंड नहीं जानते, ये बोलना कि इनको देंगे तो सबको देना पड़ेगा। आप डेटा तो थोड़ा खंगाल के देखो कि हम डॉक्टर्स 5 टाइम्स ज़्यादा वायलेंस फेस करते हैं, और ऐसी चीज़ एडवोकेट्स को है, ऐसी चीज़ लॉयर्स को है। लॉयर्स की आप बात करें तो 10 साल में आपके 28 जर्नलिस्ट को मार दिया गया। आपके लिए भी लॉ बनने की बातें हो रही हैं, एडवोकेट्स के लिए लॉ बने हैं, राजस्थान में बना है, और कर्नाटक में ये 10 जून को इसी साल इम्प्लीमेंट हो गया एडवोकेट्स के राइट्स के लिए। हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा ये समझ नहीं आ रहा। और जब कोविड आता है, आपने कुछ नहीं बोला, कुछ बोलना। कोविड में बहुत बोलते हैं ये हमारे भगवान है, मतलब 2-2 हफ्ते हम लोग पीपी किट में ही अपनी वो करा दी, और हमने मतलब बेसिक चीज़ भी नहीं कर पाते थे वो मास्क लगा के और सारे किट में। तब सारों ने ताली बजाई, हमारे लिए एक्ट लाया, और क्या ग्राउंड था कि उसके बाद वो एक्ट को हटा दिया।
तो इसको ना हम लोग, मैं तो बोलूँगा ये पेपर नैपकिन थे, इस्तेमाल हुए, बहुत बढ़िया से फेंक दिए गए, फिर रेप होएगा, असॉल्ट होएगा और इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। डॉक्टर साहब, लेकिन इस बार हम शायद नहीं मानेंगे, कुछ चीज़ें किस्से कहानियाँ होती हैं जो रिपीट होती हैं, बट ये वाला आंदोलन जो है ना रिवोल्यूशन है और ये हिस्ट्री बना के ही मानेंगे इस बार हम लोग। देखिए, जब तक हमारे सफ़ेद कोट लाल होते रहेंगे तब तक इस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम एक सख्त कानून लाएं, सख्त सेंट्रल कानून लाएं, वो सख्त भी हो, प्रभावी भी हो और प्रचारित भी हो, ताकि सबको पता चले कि ऐसा कोई कानून है और उस कानून को किसी आपदा, किसी विपदा का इंतज़ार न करना पड़े कि हमने इसको, महामारी आई तो इसको लागू कर दिया, महामारी गई तो इसको बहुत कन्वीनियंटली हटा दिया गया। हमें समाज को ये समझना होगा कि हम डॉक्टर्स को भगवान मान रहे हैं या शैतान मान रहे हैं, कम से कम उन्हें इंसान तो पहले बनने दें और उनकी जो इंसानी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। ये जो सफ़ेद कोट है ये लाल ना हो, ये जो सफ़ेद कोट है इसको काले कोट की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर खत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं लास्ट कमेंट के तौर पर, समय समाप्त हो रहा है। छोटा सा सुझाव है, एक सप्ताह पहले बम्बई का एक इंसिडेंट हुआ कि एक टिकटलेस ट्रैवलर था, तो टीटी ने उसको टोका, तो उसने टीटी की गिरेबान पकड़ ली। नाउ टीटी इज क्वालिफाइड एज ए पब्लिक सर्वेंट एंड विद इन few days the offender was convicted. So what I am trying to say that doctors to be declared as public servants, if doctors are declared as public servant, तो कोई अगर उनका गिरेबान पकड़ने की भी हिम्मत करेगा, he can be booked and it will be a non-bailable offense and that is obstruction of a public servant. So very very simple public solution. servant मानना पड़ेगा बस सारे डॉक्टर्स को across the ये nation. ये एक आम राय निकल कर आ रही है इस बड़ी बहस से। कानून में और भी बहुत जी, आप कुछ बोलना जल्दी मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाइट में और भी प्रोफेशंस के लोग ड्यूटी करते होंगे, रेलवे स्टेशन पर टिकट खिड़कियाँ होती हैं, आईटी वाले भी होते हैं। नंबर 1 पब्लिक डीलिंग या तो होती नहीं है, या पब्लिक डीलिंग होती है तो विंडो होती है, जाल होता है मजबूत। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ मजबूरी है कि हम जाल के थ्रू नहीं देख सकते, स्टेप तो ऐसे डाल के नहीं देख सकते, हमें उनके बीच में बैठना है। तो इस प्रोफेशन को किसी और नाइट ड्यूटी वाले या किसी और पेशे के साथ कंपेयर ना किया जाए। सर आप ही का नुकसान होगा। आपकी बात सुमित जी, मुझे ये कहते हुए बहुत ही रोष हो रहा है कि हमें इस तरीके की बातें करनी पड़ रही है, गोष्ठी करनी पड़ रही है। कहाँ तो हम एक तरफ देख रहे हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां आर्मी की तरफ टारगेट कर रही हैं, जो पहले कभी हम सोचते भी नहीं थे। मैं एक पुराने ख्यालों का डॉक्टर होते हुए भी मैं अपने घर की बेटियों को मना करता था कि आपको आर्मी के पेपर नहीं देने हैं, आर्मी नहीं जाना है, आपको लॉ नहीं करना है, क्योंकि हम देखते थे कि अलग तरीके का वहाँ वातावरण होता है। आज मैं देख रहा हूँ हमारी बेटियाँ आर्मी में जा रही हैं, पुलिस के एग्ज़ाम्स दे रही हैं, लॉ में जा रही हैं। जब हम डॉक्टर अपनी बेटियों को सेव नहीं कर पा रहे, तो क्या आप सोचिए कि हमारी बेटियां बाहर के दुश्मनों से लड़ पाएंगी? क्या ये सवाल बताइए मुझे, जो बेटियां। आलोक भाई, आपके कंटिन्यूएशन में मैं सुमित जी के चैनल से एक, आज सारी डॉक्टर महिलाएं नहीं, सारी महिलाएं, इस देश की पूरी बेटियां, कोई पॉलिटिकल पार्टी मैटर नहीं करती। हमारे प्रोफेशन में हमारे लिए सारे पेशेंट एक समान, रिक्शा वाला उठ के आए, ऑटो वाला उठ के आए, भिखारी उठ के आए, कंपनी का सीईओ आए, नेता आए, उसके रिश्तेदार आए, हिंदू आए, मुस्लिम आए, हम किसी में दुभात करना हमारी ट्रेनिंग में नहीं होता। हर पॉलिटिकल एजेंडे में एक विल, जो सुमित जी ने बोला, मैं आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हर आपकी एक स्पीच का शुरुआत होता है भाइयों और बहनों। तो आज इस समाज की बहनें आपसे आने वाले रक्षाबंधन पे इस राखी, हम सब बहनें राखी भेजेंगी पीओएम ऑफिस, और हम सिर्फ आपसे एक ही उसकी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी डिमांड ये है कि हमारी रक्षा करें, हमारी प्लीज रक्षा करें। इस रक्षाबंधन पे अपनी समाज की, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपनी इंडिया की, जिनको आप कहते हैं ना भाइयों और बहनों, उन बहनों को सुरक्षा प्रदान करें, सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। इसी नोट पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टर्स पर अत्याचार कब तक, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि काश इन डॉक्टर्स के पास कोई ऐसा कानून होता जिसके ज़रिए कोई भी इनके गिरबान पे हाथ डालने के पहले 100 बार सोचता
कि अगर वो कुछ करेगा तो उसके साथ कानून कितना काम कर सकता है। ये करने का काम सरकार का है, हुकूमत का है, तमाम राज्य सरकारों का है, केंद्र सरकार का है। दरख्वास्त है इस मंच के ज़रिए, इन डॉक्टर्स के ज़रिए कि इनकी सुनी जाए और उस पर तुरंत अमल किया जाए। थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ जुड़ने के लिए, आने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग NDTV इंडिया।